बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मैंने ना ला की बहुत अरसा पहले जो है ना वीडियो बनाई थी ना। अभी जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है, मुझे एक बड़े प्यारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई कि ना उन्हें ला तो मेरी वीडियो सुन ली, लेकिन उन्हें जो जो है ना वो इतलाफ़ उदा, सलाहियत उदा, शजा, जुरा ये समझ नहीं आ रही। बिलीव मी, मैंने पढ़ा था, मुझे पीस समझ नहीं आई थी। मतलब इसको बार बार आप पढ़ते हैं तो हर बार आपको जो है ना वो फिर ग्रिप इसके ऊपर आना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैं ना जो मतलब फिर याद हो जाता है एंड पे ऊपर, लेकिन शुरू शुरू में आपको बड़ा ना मसला आता है। शुरू शुरू में नाम भी नहीं पता चलती, ये मुदाहा है, हाशमिया है, मतलब जो जिस तरह अरबी में लफ्ज़ होता है ना, हर एक के एंड पे या आता है ना, ठीक है। तो इस तरह करके इसके लफ्ज़ हैं। जिस तरह मैं सपोज़ करें ये है हाशमिया है, ठीक है, एंड पे ये आ रहा है, मुनक्किला है, ठीक है, मुदहा है, मुथल्लिमा है, ठीक है, बदी है, ठीक है, दिमा है। इस तरह करके जो है ना लफ्ज़ बड़े कन्फ्यूजिंग से होती हैं और बंदा हमेशा एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होता है। और बिलीव मी, ये ला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे से जो है ना ये हमारी ओएसपी में एक्सटर्नल ने जो है ना ये जुरा सुना था पूरा। एक उसने हार्ट की डेफिनेशन सुनी थी और उसने फिर कहा था कि जुरा क्या होता है, और जो जुरा में जो इसकी फर्दर टाइप्स है ना, ये बतानी थी और ये बतानी थी। और इसी के अगर आपको ला इसी के ऊपर डिफ़ाइन हो जाता है। इसके अलावा कुछ वो सेक्शन सुन लेते हैं अगर वो आ जाए तो मोर और लेस। अच्छा, ला रिलेटिंग टू मेडिकल मैन, जितना मुझे आता है मैं आपको ना समझा देता हूँ। देखो, ये तो अब ला तो ऑलरेडी आपने सुन लिया ना। हम शुरू करते हैं किसास और दियात के बारे में, ठीक है। आपने सुना होगा कि कत्ल का बदला कत्ल, ठीक है, या फिर कत्ल के बदले में जो है ना वो आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी होंगी ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस तरह जो है ना वो उन्होंने कहा कि इसने इसको कत्ल किया तो इसको कत्ल का बदला कत्ल है। या फिर अगर वो अमीर है तो उसे कह दिया जाता है कि वो इतना जो है ना वो ऊँट जो है ना वो उसे दे दे, या इतना माल जो है ना वो जिस बंदे को मारा है, ठीक है, तो उसके घर वालों को वो दे दे, तो वो उसे हम कहते हैं, ठीक है, दियात वगैरह। तो यही बात उसने की है। किसास होता है एक हमारे पास, एक हमारे पास होता है दियात। दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट फ़र्क है। पनिशमेंट जो होता है ना वो सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द कन्विक्ट एज हिज काज द विक्टिम हो गया, ठीक है, इस डेथ हो गया, कोइटल हो गया, ठीक है। मतलब ये एक बंदा है ना, ठीक है, और ये एक बंदा है। अब ये जो है ना बदमाश है, ठीक है, ये बेचारा शरीफ है। इस बदमाश ने क्या किया, इसको जनाब मुक्का मारा, इसकी आंख फोड़ दिया। अदालत में केस जाएगा तो इन केस ऑफ किसास अदालत कहेगी कि इसने ना इसकी आंख फोड़ी है, तुम भी ना इसकी ना आंख ही जो है ना इसका इसके बदले में लोगे। इसने इसका दांत तोड़ा है, ठीक है, तो उसको अदालत हुक्म देगी कि इस बंदे का भी दांत तोड़ दो। मतलब जो उसने किया उसने, अगर ये इसने ना इतना मारा कि ये बेचारा मर गया है, ठीक है, अदालत हुक्म देगी कि इसको फांसी भी लटका दो। इसने क्योंकि इसकी जान ली है तो इसकी भी जान लीजिए। कत्ल का बदला कत्ल, ज़ुबान के बदले ज़ुबान, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, ठीक है। तो ये सारे का सारा मतलब टिट फॉर टैट, अदले का बदला। जो उसने किया हू बहू सिंपल कॉपी करके उसको कर दो, तो इसे हम कहेंगे लाइफ फॉर लाइफ, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, ठीक है। इसे हम कहते हैं किसास, ठीक है। उर्दू में किसास आपने इस्लामियात की किताब में इस तरह पढ़ा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना साथ साथ, क्योंकि ये सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। इन्होंने इसको ना जो जिस तरह हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं ना, वहाँ इस सूरत में लिख के हमें दिया हुआ। दियात क्या होता है कि वो कह रहा है कि पे एबल टू दी हायर्स ऑफ द विक्टिम। मतलब अब ये बेचारा जो है ना वो मर गया है, तो इसके जो रिश्तेदार हैं ना, तो उसके ऊपर अब मतलब इसका जो बहन भाई है, बीवी बच्चे जो है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको जान ले लें, या अगर ये बड़ा ना तगड़ा है, ठीक है, माल वाला है, पैसे वाला है, तो उनकी मर्ज़ी है कि उसे कहेंगे हम अपने इस बंदे की, चलो मरने वाला तो मर गया है, तुम इसके बदले में हमें ये इतनी फ़लानी जो है ना वो पे करो। ज़ाहिर बात है नुकसान तो हुआ है और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 30 केजी सिल्वर, 30 किलो जो होता है ना वो चांदी, ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि एक रैंडम जो है ना की गई है, ठीक है। कन्विक्टेड शुड, और ये उनकी अब मर्ज़ी है कि वो कितना करें, ठीक है। अमूमन होता है लोग उन्हें डरा धमका कहते तुम इतना बस मांग रहे, नहीं, एक कम से कम भी जो है ना वो 30 किलो वो चांदी लेगा, ठीक है। 30 किलो से ज़्यादा ही हो, कम ना हो इससे ज़्यादा, ठीक है। ये अदालत की तरफ से है। फिर हमारे पास होता है अर्श, ठीक है। अर्श की पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन किसास एंड दियात ऑर्डिनेंस पेड बाय ऑफेंडर टू द विक्टिम ऑफ द हायर, इट इज़ डिसाइडेड बाय कोर्ट। ये अब कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि उसको किसास लेना है, ठीक है, दियात लेना है, या इनके दरमियान में कुछ मेल जोल करवाना है। अर्श फार शुजाए मदीहा, ठीक है, वो 50% ऑफ दियात होता है। मतलब दियात जो है ना अगर 30 केजी है ना,
तो उसका 5% अगर वो कोर्ट पे कहेगी आप पर 5% इसका पे करो, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरीज़, तो वो कोर्ट खुद डिसाइड करके करती है, तो उसे हम अर्श कहते हैं। मतलब इसका मैं अगर 5% कर दूँ तो वो हमारे पास बन जाएगा अर्श, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अर्श फॉर सिंगल आर्गन। अगर तो इसका बंदे का एक आर्गन डैमेज हुआ है ना, तो वो कह रहा है कि अर्श शैल बी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 30 kgs हो गया, सिल्वर हो गया, 17,0610 रुपये बनते हैं ना, ठीक है। अगर आर्गन इन पेयर है, मतलब सिंगल आर्गन से मुराद है कि अगर उसका एक नाक जो है ना वो एक ही आर्गन है ना, ठीक है, या उसका जेनिटल आर्गन एक ही है, पीनस अगर उसका है तो एक है, या फिर आप कह लें और कौन सा सिंगल आर्गन है, लीवर, ठीक है, एक ही है। फिर आ जाता है अगर वो आर्गन पेयर की फॉर्म में डैमेज हुए हैं, जिस तरह दोनों आंखें उसकी निकल गई हैं, दोनों कान उसके डैमेज हो गए हैं, इसके अलावा और क्या है, दोनों लंग्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं, तो पेयर की फॉर्म में जो है ना उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू जो होता है ना वो इक्विवेलेंट टू दी वैल्यू ऑफ द याद इफ़ इतलाफ इज़ काज्ड बाय, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना वो हाफ ऑफ द याद जो होता है ना वो ओनली वन सच आर्गन देन अमाउंट कैन बी। अगर तो दोनों डैमेज हुए ना तो आपको 30 kg सिल्वर पूरे का पूरा अदा करना पड़ा, लेकिन अगर एक लंग्स डैमेज हुआ, एक बच गया ना, तो वो कह रहा है कि हाफ दिया, मतलब 15 किलो फिर उसे चांदी जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा यार बोरिंग सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है दमन, दमन जो भी आप पढ़ लें, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं अब इसकी क्या है, गूगल पे भी सर्च करें आपको नहीं मिलेगी इसकी। कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट हो गया, ये फिर वही कोर्ट करती है जिस तरह अर्श को कोर्ट ने डिटरमाइन किए थे, ये भी पेड बाय ऑफेंडर टू द विक्टिम काजिंग हार्ट हो गया विच इज़ नॉट लायबल। मतलब अब वो जो जितनी इंजरी अर्श के अंदर नहीं ना आती, वो फिर हमने वो दमन के अंदर जो है ना वो हार्ट किया, वो कहते हैं तुमने मुझे हार्ट किया, तो इसके अंदर वो सारे किस्से हैं। फिर ताज़ीर आ जाता है, इसके अंदर क्या होता है, अब दमन, दियात, किसास, अर्श, उन सब के अलावा अगर कोई इंजरी है तो वो हम ताज़ीर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है हमारे पास, उसके पेमेंट नहीं की जाती बल्कि उसको ना वो कोड़े मारे जाते हैं, जिस तरह जना का केस हो गया ना, ठीक है। तो अगर वो शादीशुदा है तो वो उसको जनाब संसार कर दिया जाए पत्थर मार मार के, लेकिन अगर वो गैर शादीशुदा है ना तो उसे 100 कोड़े जो है ना लड़की को मारे जाएँ, 100 कोड़े लड़के को मारे जाएँ। या फिर अगर वो उसने जना बिल जबर किया है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर सिर्फ जो है ना वो लड़के को ही मारे जाते हैं, लड़की को नहीं, इस तरह करके कुछ होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वली, वली या वाली जो भी है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो बंदा मर गया ना उसके जो घर वाले हैं वो रिसीव जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं वली है। मतलब हायर ऑफ द विक्टिम हो गया, जो मुतासरा शख्स है उसके रिश्तेदार होंगे, ठीक है। अगर तो उसके रिश्तेदार नहीं है, मतलब वो अकेला रह गया था इस दुनिया के अंदर, ठीक है, तो मतलब या फिर उसके डिफ़ाइन नहीं हो रहे, तो उसका जो लेने वाली है ना वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है, कौमी ख़जाने के अंदर पे कर, लेकिन पे लाजमी करवाना है उस बंदे से ताकि उसे एहसास हो, ठीक है। फिर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, हु इज इंचार्ज साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो गया, वो बाकी मेडिकल। हर्ट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हो एवर काजिंग पेन, हार्म, डिजीज़, इन्फेमिटी, इंजरी टू एनी पर्सन और इम्पेयर होगा, ठीक है। पेन करे, काज करे, इंजरी किसी भी पर्सन को, हु बहू यार इस तरह डेफिनेशन याद कर लेना, नहीं तो एग्जामिनर कहते हैं हु बहू में डेफिनेशन चाहिए, पता नहीं क्या ये एक तो चला, लेकिन फिर भी चलेगा। विदाउट काजिंग डेथ हो गया, मतलब उसको मारना नहीं है, सिंपल उसको दर्द देनी है, हार्म करना है, या फिर उसको ऐसी चीज़ खिला देनी जिससे बीमारी हो जाए उसको, ठीक है। इंजरी टू दी यानी पर्सन हो गया, मरे नहीं बस, उसके बाद उसको दर्द शर्द सारी दे देनी है आपने, उसको हर्ट के अंदर करना है। काइंड ऑफ हर्ट क्या होती है, इतलाफ़ उदा, सलाहियत उदा, शजा, जुरा, ये चार तो आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए ना, ठीक है। इतलाफ़ उदा, सलाहियत उदा, शजा और जुरा, रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे आता है कि व्हाट इज़ हर्ट, काइंड ऑफ हर्ट, और इसके अलावा फिर यहाँ से कोई ना कोई आपसे पूछ लेंगे। अच्छा, इतलाफ़ उदा में क्या होता है, देखो एनाटॉमिकल लॉस ऑफ सम आर्गन ऑफ द बॉडी हो गया, ठीक है। सपोज करें किसी ने जो है ना वो खंजर मारा है या तलवार मारी है और उसका ये बाजू ही उतर के ना साइड पे हो गया, तो ये किसके अंदर आएगा, इतलाफ़ उदा के अंदर आएगा, ठीक है। मतलब उतार दिया है सारा, मैंने तो यूँ याद किया था, उदा मतलब उसने उसका बाजू ही उतार दिया है, एनाटॉमिकल लॉस हो गया, मतलब वो लिम्ब ही उतर गया है, इसे हम कहते हैं इतलाफ़ उदा। और इसका सेक्शन 333 है, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड है। इतलाफ़ सलाहियत उदा मतलब इसके अंदर उसने जनाब यहाँ पे कुछ ऐसा मारा है कि उसकी नर्व डैमेज हो गई है,
ये उतना नहीं है, लेकिन इसका जो है ना वो फंक्शन लॉस हो गया बाजू का, ठीक है। अब वो ना बाजू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना रिलैक्स कर सकता है, कुछ भी इससे काम नहीं ले सकता, सिर्फ उसकी अब नाम का ही बाजू है उसका, ठीक है। और उसकी सलाहियत नहीं है कि वो कोई चीज़ पकड़ ले, कोई उससे लिख सके। इसे हम कहते हैं इतलाफ़ सलाहियत उदा, उसकी सलाहियत ख़त्म कर दी है, फंक्शनल लॉस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एनाटॉमिकल लॉस था, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल लॉस हो गया, ठीक है। थ्रोइंग एसिड टू दी फेस हो गया, ठीक है, परमानेंट डिसफिगरमेंट हो गया। मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कॉमन, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उसने जनाब प्रपोज़ किया लड़की को, लड़की ने इनकार किया जनाब, अगले दिन जनाब वो खूबसूरत लड़की थी, उसने कहा ना तुम ना मेरी है ना किसी और की भी ना हो, तो उसने उठा कर जनाब तेज़ाब फेंक दिया उसके ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दैट्स द मोस्ट पेनफुल, मैं कहता हूँ वो सारी उम्र के लिए जो है ना वो उसका चेहरा, नो डाउट जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन वो जब एक दफ़ा एसिड गिर जाता है ना, तो फिर उसकी जो एक फेस के ऊपर जो है ना जितनी मर्ज़ी सर्जरी करवा लें, वो दोबारा तो नहीं ना नेचुरल ब्यूटी आती ना, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना शुजा, नंबर 3 पे हमने कहा शुजा। शुजा क्या होता है? आल इंजरीज ऑन हेड एंड फेस विच डोंट कम अंडर इतलाफ़ उदा एंड सलाहियत उदा, ठीक है। अब इतलाफ़ उदा और सलाहियत उदा को अंदर जो इंजरीज़ नहीं आती, और हमने सिर्फ उसके ना मुंह के ऊपर मारना है और कहीं और पे जगह पे नहीं मारना, ठीक है। बाकी तमाम बॉडी आर्गन छोड़ के जो मुंह के ऊपर इंजरी होंगी ना सारी की सारी फेस के ऊपर, उसको हमने शुजा के अंदर करना है, ठीक है। मतलब शुजा, शुजा एक आदमी है, उसके मुंह के ऊपर जितनी भी इंजरी होंगी ना, मैंने यूँ याद किया हुआ था, ये देखिए निमोनिक अभी तक लिखा हुआ है। शुजा साहब का जो है ना, एक चौधरी शुजात हुसैन एक वो आता है ना काफ लीग का, उसका मुंह से याद कर लो कि उसके मुंह के ऊपर जितनी भी इंजरी होंगी वो शुजा के अंदर आएंगी, ठीक है। बिलीव मी, इसी तरह याद रहना यार, ये बड़े गंदे हैं। अच्छा, अब शुजा की जो ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं, शुजाए खफीफ़ा, मुदीहा, मुदाहिया, ये मतलब एंड पे ये आ रहा है ना, ठीक है। उर्दू वाले लफ्ज़ हैं हाशमिया, मुनक्किला, अम्मा और दिमागिया, दिमागिया पता नहीं क्या है यार, ये खुद ही आप कर लेना, इसे मुझे अभी नहीं, ठीक है। मतलब दिमाग के ऊपर जो चोट होती है वो उसकी जन्नत है। शजाय खफीफिया में क्या होता है हमारे पास? अगर मैं, यार किधर गया मेरा पॉइंटर, एक मिनट, ओके जी, थोड़ा सा बेयर करना यार, इसको वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे लग रहा है ये। अच्छा देखो, शजा में हमने कहा सिर्फ और जो है ना उसका मुंह है ना उसके ऊपर। अब मैं कहता हूँ इसकी एग्जांपल में शजा खफाफिया जो भी है, इसके अंदर क्या होता है? आल इंजरी बोन इज़ नॉट एक्सपोज, मतलब हमने यहाँ पे थप्पड़ मारा या कोई ऐसा वार किया कि उसके ऊपर जो है ना वो कट लग गया, लेकिन उसकी हड्डी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा? शजाए खफीफ़ा के अंदर। फिर हमारे पास मुदाहिया के अंदर क्या होता है? बोन इज़ एक्सपोज बट नॉट फ्रैक्चर, मतलब मैंने यहाँ पे ना उसको कोई ऐसी चीज़ मारी कि उसकी जो है ना वो हड्डी नज़र आने शुरू होगी, ठीक है। मतलब स्किन उसकी कटी और यहाँ से आपको ना उसकी एक हड्डी सी नज़र आना शुरू होगी। तो ये किस केस में आएगा? ये आएगा हमारे पास मुदाहिया के अंदर। अब हड्डी नज़र आ रही है लेकिन हड्डी अभी टूटी नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, क्या किया उसको फिर जो है ना वो ऐसी ही कोई चीज़ मारी कि उसकी स्किन भी कट गई, बोन भी एक्सपोज्ड होगी, और फिर क्या हुआ? फ्रैक्चर भी साथ हो गया, ठीक है। हड्डी भी टूट गई, जबड़ा मुंह का टूट गया ना, तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा हमारे पास हाशमिया के अंदर। हाशमिया के अंदर क्या होगा? वो फ्रैक्चर हो गई है, सिंपल अभी टूटी है, डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से नहीं हिली, ठीक है। सिंपल वहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं हड्डी के अंदर, लेकिन वो अपनी जगह से भी इधर उधर नहीं हुई। फिर क्या होगा? फिर मैंने जो है ना उसको मारा, ठीक है, इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी स्किन भी टूटी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे उसकी बोन एक्सपोज हुई। नंबर 3 पे उसका फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होने के बाद वो हड्डी जो है ना वो अपनी जगह से हिल गई है, डिसलोकेट हो गई है। तो वो किसके अंदर आएगा? बोन इज़ फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटेड मुनक्किला के अंदर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अमा के अंदर क्या होता है? इंजरी ऑन दी हेड एंड फेस इन विच बोन इज एक्सपोज डिसलोकेटेड एंड मेम्ब्रेन ऑफ दी आर सीन बाई मेनिंजिज्म, मतलब अब मैंने जो है ना वो उसके जो है ना वो सर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मारी, इंजरी हुई, बोन एक्सपोज्ड हुई, फ्रैक्चर्ड हुई, डिसलोकेट भी हुई, ठीक है। अब डिसलोकेट होने के बाद खोपड़ी के अंदर क्या आपको नज़र आता है? आपको मेनिंजेस नज़र आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना आपको मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए, मतलब आपको बाकायदा जो है ना ब्रेन वो नज़र आना शुरू हो जाए,
तो उसे हम कहते हैं अम्मा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मेनिंजेस जो होते हैं ना वो आपको दिखना शुरू कर देती हैं, ठीक है, और इंटैक्ट रहती हैं। फ़िलहाल अभी वो मेनिंजेस आपस में जुड़ी हुई हैं, मेनिंजेस तक पहुँचा है लेकिन मेनिंजेस को अभी हमला नहीं किया उसने। फिर क्या हुआ, कोई ऐसी इंजरी आई जिसके अंदर जो है ना वो मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन जो है ना वो भी रैप्चर, किसी ने कोई और चीज़ मारी। अब इसके अंदर क्या हुआ, स्किन टूटी, बोन फ्रैक्चर हुई, डिसलोकेट हुई, मेनिंजेस नज़र आ रही थी। फिर क्या हुआ, मेनिंजेस के ऊपर भी जो है अटैक हो गया। तो उसका मतलब वो खोपड़ी जो है ना वो फट गई है, मतलब उसका दिमाग ही जो है ना वो बाहर आ गया। तो मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन जो है ना वो मेनिंजेस जो है ना वो रैप्चर्ड हो जाए। अब इसके अंदर क्या होता है, पर्सन अभी भी ज़िंदा है लेकिन उसकी जो है ना वो ब्रेन जो है ना मेनिंजेस वो आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास आएगा दिमागिया के अंदर, ठीक है, मतलब दिमाग की चोट जो है ना वो सबसे ज़्यादा होगी। तो होपफुली मैं कंसेप्ट समझा पाया हूँगा। मतलब सबसे पहले क्या है, उर्दू में मैंने यूँ याद किया होता है, खफीफ़ा एक लड़की होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, मदीहा एक लड़की होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हाशमी जो है ना उनका शोहर है, ठीक है, हाशमी साहब, ठीक है। तो हाशमी साहब एक हैं, ठीक है, उसकी एक बीवी है मदीहा, एक उसकी बीवी है खफीफ़ा। फिर फिर हमारे पास क्या होता है, मुनक्किला हो गया, ठीक है, मुनक्किला मैंने यूँ याद किया। फिर हमारे पास जो है ना वो अम्मी के पास जाती है, मुनक्किला जो है ना हाशमी साहब की बहन है वो अम्मी के पास जाती है। अम्मी के जो है ना वो दिमाग के ऊपर चोट है तो दिमागिया, ठीक है। ये एक निमोनिक एक रैंडम सा मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि जब एग्ज़ाम के अंदर आपको नहीं ना याद आ रहा होता ये निमोनिक, मुझे हमें मतलब खे से याद करना है, खफीफ़ा खे मीम, ठीक है। उसका खे और मीम का शोहर है हाशमी साहब, खे मीम है, खे मीम है, ठीक है। खफीफ़ा, मदीहा, हाशमिया। फिर मुनक्किला जो है ना उनकी बहन थी, वो अम्मी के पास गई। अम्मी ने जो है ना उसके ऑलरेडी दिमाग के ऊपर चोट लगी हुई थी, लेकिन वो थे सारे के सारे इनमें ज़िंदा, कोई भी इनके अंदर मरा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, मारना किसी बंदे को नहीं है, हार्ट के अंदर एंड तक ज़िंदा रखना है, ख्वाह वो कोमे में चला जाए लेकिन ज़िंदा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सारे का सारा, ये देख खफीफ़ा, मदीहा, हाशमिया, मुनक्किला, अम्मा, दिमागिया। तो मैंने यूँ तो याद किया हुआ था, बाकी आप देख लेना, जो किसी के पास अच्छा निमोनिक हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। फिर आ जाता है जुरा। शुजा के अंदर हमने क्या क्या था, चौधरी शुजात जो है ना वो उसका क्या था, मुंह था, ठीक है। अब मुंह को छोड़ के हमने जितनी भी इंजरी है ना, एक्सेप्ट फेस, पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरी है जो इतलाफ़ उदा, सलाहियत उदा के अंदर ना आए, उसको हम रखने हैं जुरा के अंदर, ठीक है। अब जुरा जो है ना, मतलब मैं ये फेस बना रहा हूँ, ठीक है, ये उसकी अब ये पूरी बॉडी होगी, ठीक है। ये देखो, अब उसके बाकी क्या बच गए, आर्म बच गए हैं, पेट, चेस्ट और अब्डोमेन वगैरह वो सारी की सारी बच गई हैं। तो हमने अब उसका सर के वाला हिस्सा सारे का सारा कहाँ पे, हाशमी साहब, शुजा साहब ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसके सारे निमोनिक ये थे। अब हमने फेस को छोड़ के जितनी भी सारी इंजरी है ना वो हमने डिस्कस करनी है, वो आएंगे जुरा के अंदर। अब जुरा जायफ़ा होता है और जुरा गैर जायफ़ा, मतलब जुरा एक हमारे पास होता है जायफ़ा, एक हमारे पास होता है गैर जायफ़ा, ठीक है। अब जुरा जायफ़ा में क्या होता है, विच एक्सटेंड टू दी बॉडी कैविटीज़, मतलब अगर तो चोट लगी है इसके पेट के ऊपर और वो बॉडी की कैविटीज़ के अंदर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मोमेंटम तक चली गई हैं, ठीक है। अगर बॉडी कैविटीज़ इन्वॉल्व है तो जुरा जायफ़ा, ठीक है। अब इसकी जो है ना पनिशमेंट होता है 1/3 ऑफ द दियात होता है और 10 ईयर जो है ना वो उसको सज़ा काटनी पड़ती है। जुरा गैर जायफ़ा में क्या होता है कि अगर इंजरी तो हुई है, उसके पेट के ऊपर मुक्का मारा है, लेकिन वो उसकी बॉडी कैविटीज़ को मुतासर ना करे, ठीक है। उसकी बॉडी कैविटी जो है ना वो सेव रह जाए। यहाँ बॉडी कैविटी डैमेज हो जाती हैं, यहाँ पे बॉडी कैविटी सेव हो जाती हैं। बॉडी कैविटी तक नहीं, बस बैरूनी बैरूनी चोटें लगी तो उसे जुरा गैर जायफ़ा कहते हैं। अब हमारे जो है ना वो सेंडअप के अंदर ना मुझे याद है कि इसकी ये आयत है, व्हाट इज़ जुरा गैर जायफ़ा, और इसकी जो है ना वो टाइप्स। तो आपने कहाँ से शुरू करना है, हार्ट की डेफिनेशन लिख के, ये चारों लिख के, फिर मैं क्या करता था, जुरा के आगे ही ना यूदू बना दे, जुरा जायफ़ा गैर जायफ़ा। तो गैर जायफ़ा को फिर आगे मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता यहीं से टेबल की फॉर्म में, तो एग्जामिनर की आँख ब्लिंक कर जाती है ना, ठीक है। तो जुरा गैर जायफ़ा में क्या होता है कि इंजरी डज नॉट रीच टू दी बॉडी कैविटी। अब इसके अंदर जो है ना जुरा गैर जायफ़ा के अंदर जो है ना वो आपको गैर जायफ़ा, ये गया है ना गैर जायफ़ा, तो इसके अंदर जो है ना वो फर्दर आपको 6 क्लासिफिकेशन मिलेंगी। तो उसकी निमोनिक क्या था मेरे पास निमोनिक था DBM, ठीक है। और उसके बाद जो है ना DBM लिख के ना मुतलिमा, ठीक, उसके बाद मदीहा, हाशमिया और मुनक्किला, ये वाला शुरू कर देना, मदीहा, हाशमिया और मुनक्किला, 3 ये आ जाएंगे आपके लास्ट वाले। ऊपर आपने निमोनिक किया था DBM, ठीक है।
होपफुली मेरा निमोनिक आपके ऊपर ये वर्क कर जाए, ठीक है। डी जुराय जे जी जे, जुनेद जे से जे बनता है ना, ओ माय गॉड, जे जी जे दमीहा, फिर है बदीहा, फिर हमारे पास है मुतल्लिमा, ठीक है। ये 3 हो गया, डी बी एम। इसी तरह ही याद रखना है, आगे पीछे ना करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले डी आना है, फिर बी आना है, फिर एम आना है। फिर हमारे पास क्या है, वही सेम मुदाहा, हाशमिया और मुनक्किला, ठीक है। इसी तरह आपने याद करना है। अब देखो, जुराए गैर जाफा दमीहा के अंदर क्या होता है, मतलब स्किन रैप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर हो गया। सिंपल जो है ना, मैंने कहा कि अब इसके अंदर किसी के ऊपर में ना आपको चेहरे के ऊपर किसी भी इंजरी नहीं नज़र नहीं आएगी, चेहरे को छोड़ के हर जगह नज़र आएगी। सपोज करें यहाँ पे अगर सिंपल यूँ कट लगा है और रैप्चर ऑफ द स्किन हुई है और ब्लीडिंग अकर है, ठीक है, हल्का 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 ब्लड आपको नज़र आ रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, जुराए गैर जायफा दमीहा के अंदर, ठीक है। फिर अगर वो कटिंग ऑफ द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ बोन, यहाँ पे कट लगा है और आपको यहाँ पे मसल का एक जो है ना वो पट्ठा नज़र आ रहा है, जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान में, ठीक है, वो कहते हैं ना वो पट्ठे कमज़ोर हो गए सी अमूमन जी। तो अगर वो आपको पट्ठा नज़र आ रहा है लेकिन हड्डी नज़र नहीं आ रही, बोन इज़ नॉट एक्सपोज, सिंपल फ्लैश जो है ना उसकी कटिंग नज़र आ रही है, उसका जो है ना वो कटा हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे कोई शार्प वेपन लग जाए ना, तो आपको तो उसे हम कहते हैं बदीहा। जुराए गैर जायफा मुतल्लिमा के अंदर क्या होता है, टीयर एंड लेसरेशन ऑफ फ्लैश बट बोन इज़ नॉट एक्सपोज। यहाँ पे सिंपल कट था, यहाँ पे उसको खींच तान के ना टेयरिंग वगैरह भी उसकी होगी, अच्छा खासा आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है। टेयरिंग एंड लेसरेशन यहाँ पे आएगा, वो मुतल्लिमा के अंदर आएगा। फिर जुराए गैर जायफा मुदाहिया के अंदर क्या होगा, इनसाइड लेसरेटेड बोन एक्सपोजिंग दी बोन विदाउट फ्रैक्चर। मुदाहिया के अंदर या मदीहा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सेम वही है, बोन इज़ एक्सपोज, यहाँ पे फेस के ऊपर था, ठीक है, ये रूल हाशमिया वाला, ठीक है, शुजा वाला। मुद्दहिया वाला जो है ना वो फेस के ऊपर था, अगर हम फेस से उसको किसी और पार्टी पे ले जाएं तो उसके अंदर भी सेम वही है कि उसकी लेसरेटेड हुई है और बोन एक्सपोज हुई है, लेकिन वो फ्रैक्चर नहीं हुई। मैंने यहाँ कहा था ना, बोन एक्सपोज हुई है लेकिन वो अभी टूटी नहीं है। ये हमने फेस के ऊपर बात की थी, अब आपको वही सेम रूल अप्लाई करना है बॉडी के ऊपर। मतलब यहाँ पे आपको चोट लगी, ठीक है, ये कट, पहले कट हुआ, फिर लेसरेटेड और टेयर हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर पहले मतलब ब्लीडिंग हुई थी ना, यहाँ से हल्का हल्का खून था, हमने क्या कहा दिमाग के अंदर। बदीहा के अंदर क्या था, सिंपल कट था, फिर हमारे पास मुतल्लिमा के अंदर लेसरेशन हो गई, ठीक है, और टेयर हो गया। मुदीहा के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बोन आपको, हड्डी आपको ना यहाँ पे नज़र आना शुरू कर देगी। अगर मैं किससे मार्कर किधर गई है यार मेरी, ये सपोज करें ये नीले रंग की मेरी हड्डी नज़र आ रही है, लेकिन ये हड्डी अभी टूटी नहीं है, ठीक है, तो ये किस केस में आएगा, मुदाहिया के अंदर आएगा। हाशमिया के अंदर क्या होगा, हाशमी साहब की जो है ना वो हड्डी जो है ना वो टूट गई है, साथ ही यहाँ पे अब एक्सपोज भी हुई और हाशमिया के अंदर साथ ये इसका क्रैक भी आ गया, लेकिन अभी ये अपनी जगह से हिली नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्रैकिंग आई है, फ्रैक्चर हुआ है। फिर मुनक्किला के अंदर क्या होगा, बोन टूटी भी है और डिसलोकेशन भी हुई है, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ दी बोन, ये होगा मुनक्किला के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सॉरी फॉर दैट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 23 मिनट हो गए मुझे इसे समझाते हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये आपकी ना लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर जो है ना वो कल को अगर कोई फोरेंसिक के अंदर जाएगा तो वो ये दुआएं देगा इंशाल्लाह। यार मैंने जो निमोनिक था ना गंदे मंदे जितने भी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाकी आप खुद देख लें। फिर भी अगर किसी को मसला हो या किसी के पास अच्छा निमोनिक हो तो वो कर लेना, अगर वीडियो ज़्यादा स्लो है तो वो स्पीड इंक्रीज़ करके देख लेना। फिर हमारे पास है सेक्शन 337, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 337L1 होता है, ठीक है, और हमारे पास होता है एक L2 हो गया। 337L1 और L2 दोनों के अंदर फ़र्क पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास 337M होता है और 337N होता है, ठीक है, मतलब ये चार आपको जो है ना वो आने चाहिए। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे 337L1 में क्या होता है कि हुएवर काज हर्ट नॉट मेंशन्ड बिफोर हो गया, इन डेंजर दी लाइफ, मतलब सेम इसके अंदर ना ऊपर वाली कोई भी इंजरी जो है ना वो फिट नहीं आ रही, तो उसको हम L1 के अंदर रखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, सफ़र रिमेन बॉडी, उसको 20 दिन से ज़्यादा जो है ना वो पेन रही हो जिस्म के अंदर, ठीक है, मतलब चोट लगने के बाद 20 दिन तक वो उस पेन से ना लड़ता झगड़ता रहा हो, रोता रहा उस पेन के अंदर, तो वो आएगा सेक्शन L1, 337L1 के अंदर, ठीक है। इसके में क्या, जिस तरह हार्ट ऑन अब्डोमन हो गया या स्कल के अंदर जो है ना वो हार्ट ऑन स्कल के अंदर,
L2 के अंदर क्या था, ऑल इंजरी डोंट कम अंडर दिस सेक्शन बिलो द नेक एंड अंडर द सेक्शन ऑफ 337 एनी जॉइंट डिसलोकेशन। इसके अंदर जितने भी जॉइंट डिसलोकेशन है ना वो 337 L2 के अंदर, L2 के अंदर जो है ना वो डिसलोकेशन वाले सारे के सारे आ जाएंगे। फिर M के अंदर क्या आएगा, हर्ट नॉट लायबल टू की सास, ठीक है, इट इज़ ऑफेंडर माइनर और इंसेन पर, मतलब अगर जो है ना वो कोई ऑफेंडर था ना, ठीक है, मतलब जो मारने वाला वो बेचारा एक शरीफ इंसान था लेकिन उससे गलती से जो है ना वो हार्ट हो गया, तो वो उसको एम के अंदर करेंगे। फिजिकली इम्परफेक्ट ऑर्गन ऑफ द विक्टिम हो गया, इफ़ ऑफेंडर हैज़ कॉज, इफ़ ऑफेंडर हैज़ विक्टिम, वो सारे की सारी बात है। अब 337 एन के अंदर क्या होता है, ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द किसास हो गया, मतलब जो मारने वाला है ना वो खुद ही मर गया है किसास देने से पहले, तो वो सेक्शन एन के अंदर रहेगा। काज इनके साथ शेल नॉट बीन फोर्स्ड, वो सारे सारे ऑलरेडी मिस्ड हो गया। विक्टिम वाइफ्स, व्हेन विक्टिम वाइफ्स की सास हो गया, व्हेन राइट ऑफ द की सास डिजॉल्व, वो सारे। अच्छा, अब है लॉ रिलेटिंग टू अबॉर्शन। अबॉर्शन में यार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो पाकिस्तान में रहते हैं ना तो अबॉर्शन बहुत ही कॉमन है। आपने ये सुना होगा पिछले दिनों मियाँ वाले के अंदर जो है ना वो एक लड़के ने ना जो अपनी बेटी को जो है ना वो 6 फायर करके ना उससे अबदी नींद सुला दिया। दैट वाज द मोस्ट हर्टिंग साउंड न्यूज़। मतलब यार ईदी होम भी तो थे ना, ठीक है, वो कहीं पे किसी को दे जाता है, मस्जिद के बाहर छोड़ देता, कोई ना कोई से अडॉप्ट कर ही लेता है, बिलीव मी कर लेते हैं लोग। कभी उनसे जाके पूछे जिनकी जो है ना वो औलाद नहीं होती, मतलब मैंने देखे हैं, मिला हुआ हूँ मैं पर्सनली, फैक्ट्रियों के मालिक जो है ना लोग उनकी औलाद नहीं है और वो अडॉप्ट करके पाल लेते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर ना लीगल प्रोसीजर होता है। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं और वहाँ से जो है ना वो अडॉप्ट करने वाले को जो है ना वो फिर वो बच्ची या बच्चा दे देते हैं और बाकायदा उसका ना पीछे से चेक करते रहते हैं कि आया कि ये इसको किसी और काम के लिए यूटिलाइज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब पूरी वेरिफिकेशन के बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं इन के बाद कि वो उसको अच्छा खिला पिला सकता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, उसकी स्कूलिंग अच्छी कर सकता है, तो फिर उसको देते हैं। तो लोग बहुत ढूंढने वाले होते हैं। कभी आप ऑर्फन हाउस का चक्कर लगाएं ना, तो मेरा प्लान है कि कभी इंशाल्लाह मुझे अगर छुट्टी मिले कभी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊं। इन एनीवेज, तो पाकिस्तान के अंदर अबार्शन जो है ना वो बड़ा ही कॉमन है। ये अमूमन सॉरी टू से ये जो दाइयाँ हजरात हैं ना इसके अंदर सबसे ज़्यादा वही इन्वॉल्वमेंट होती हैं। ये अगर आप विलेज के अंदर कभी जाएँ ना तो वहाँ पे हिस्ट्री ये होती है कि एक जो है ना वो औरत, उसकी 4 बेटियाँ थी, ठीक है, अब 5वीं उसने अल्ट्रासाउंड करवाया बेटी, बिलीव मी मैं ये अपनी आंखों से जो है ना वो केस देखा है मैंने। खुद मैं लास्ट टाइम मैं गया था तो वहाँ पे मैंने ये किस्सा सुना बकायदा। 4 बेटियाँ इसकी ऑलरेडी थी, 5वीं उसने अल्ट्रासाउंड कराई ना तो वो भी बेटी आई, लेकिन उसके बाप को जनाब वो बेटा चाहिए था। हालांकि रहमत यार आ रही है, हो सकता है वो जिस बेटी का अबार्शन 5वीं बेटी का अबार्शन करवा रहे हैं वो कल को मुल्क की प्रेसिडेंट बन जाए या गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए या वो सीएसएस की कोई इस तरह ऊंची पोस्ट के ऊपर या मुल्क का इतनी किसी और फील्ड में जाके इतना नाम रोशन करे कि वो एक कीमती सरमाया है। हर लाइफ, एवरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो या तो पहले ही आप कंसेप्शन वाले जो है ना वो पिल्स ले लो या फिर प्रोटेक्टिव वे में सेक्स कर लो, नहीं तो फिर आप अगर जब हो गया है ओव्यूलेशन वगैरह फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद फिर आपको राइट नहीं है, सही है। अब क्या है, उन्होंने जनाब वो दाई हजरात जो है ना इन्होंने अमूमन ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ना शहरों के उन्होंने दाइयाँ छोड़ी होती है गाँव के अंदर, पिंडों के अंदर, वो वहाँ से कस्टमर लेके आती हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ से अपना कमीशन लेती हैं। इस तरह का केस चल रहा है ना। अब वो दाइयाँ हजरात जो है ना वो यहाँ से एक किसी लेडी डॉक्टर से ना रिकमेंड करवा लेती हैं कि जनाब बच्चा दाया कराने ली जड़ियाँ ना गोलियाँ वो मैनू दस दो। वहाँ से फ़ोन से जनाब ये इसके पास आती है, खातून के पास, खातून उसे अच्छे खासे पैसे देती है, ठीक है। अब मतलब उसका चल रहा था आई थिंक 6 मंथ डिलीवरी चल रही थी, तो उसने क्या किया, लेडी डॉक्टर ने उस दाई को जनाब दिए पैसे, दाई ने जनाब उस इससे पैसे लिए, इसको रिकमेंड करके गोलियां दे दी कि बल्कि वो सप्लाई खुद करती हैं, आम ये गोलियां नहीं देते मेडिकल स्टोर वाले, इनके ऊपर केस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से दाई हज ने जनाब इसको गोलियां दी और जनाब अगले दिन किया वो उसने गोलियां खाई, दूसरे तीसरे दिन उसको औरत को सवेयर ब्लीडिंग हुई और वो जना 6 मंथ प्रेगनेंसी अबॉर्टेड हो गई।
अब सबको यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल है, लेकिन हिस्ट्री ली तो उसकी माँ जो है ना वो हैप्पी थी, ठीक है। हालांकि ये एक खुश होने का मतलब उसकी माँ हंस रही थी, हंस हंस के गप्पे लगा रही थी दूसरी औरतों के साथ, मतलब जिस तरह उसको टेंशन ही नहीं थी ना, ठीक है। मतलब पता चल जाता है कि ये प्लान्ड था ये सारे का सारा अबार्शन। तो अब इस तरह के मतलब किस तरह होते हैं, देखो दो तरह के आते हैं लॉ इसके अंदर। उसके ऊपर एक लॉ अप्लाई होता है इस्तिकात हमल, और एक होता है इस्तिकात जनी, ठीक है। हमल, इस्तिकात हमल और इस्तिकात जनी। वैन एवर वोमन चाइल्ड हुज आर्गन हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अगर तो ये देखो यूट्रस है ना, ठीक है, अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो अगर इसके आर्गन फॉर्म्ड नहीं हुए और उसने अबॉर्शन करवा लिया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। या फिर अमूमन ये जो रेप केसेस होते हैं ना, ठीक है, पार्टीज़ के अंदर, क्लब नाइट्स के अंदर जो जाती हैं लड़कियां अमूमन, तो वहाँ पे फिर यही होता है कि अब उन्हें प्रेगनेंसी अटेन होगी, उन्हें पता चल गया, तो वो आर्गन अभी फॉर्म्ड नहीं हुए, तो वो उसको अबॉर्शन करवा देती हैं। तो इन्हें हम किस केस में लाएंगे, इस्तिकात हमल, मतलब उसकी अभी आर्गन ही नहीं बने, उन्हें अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया, बस ये पता चला कि प्रेगनेंसी अटेन हुई है, उन्होंने मेडिसिन ली और बस ख़त्म सारे का सारा। तो ये क्या है, मिस कैरेज इज़ नॉट काज गुड फेथ हो गया, पर्पज़ हो गया, ठीक है। इसलिए वोमेन हु काज हर सेल्फ मिस कैरी इज़ डेल्ट इन विद। अब जो मिस कैरी करवाती है ना वोमेन, वो इसके अंदर आती है पनिशमेंट। इफ़ इट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ द वोमेन देन पनिशमेंट इज़ 3 years। अगर तो खातून की इजाज़त से जो है ना वो हो रहा है, इसकी इन्वॉल्वमेंट आपको पता चल रही है, तो वो 3 साल जो है ना उसकी पनिशमेंट है। In addition to his punishment is given for that separately damage to the woman, body of the woman। अगर किसी लेडी डॉक्टर ने ये काम किया है ना, और उसके साथ जो है ना वो जो वुमेन है उसके कोई यूट्रस के अंदर डिफॉर्मिटी आ गई है, ठीक है, या कोई और आर्गन डैमेज हो गया, तो इसके अंदर फिर सज़ा बढ़ जाएगी। सही है, मतलब लेडी डॉक्टर का भी हाथ है, दाई का भी हाथ है, और जो खातून जिसने फर्टिलाइज करवाया था वो भी हाथ है। तो अगर उनके है तो 3 साल, अगर उसके साथ कोई और आर्गन डैमेज हो गया तो उसके साथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। इस्तिकात जनीन के अंदर क्या होता है, हु एवर काज ए वोमन विद ए चाइल्ड हुज आर्गन हैज़ बीन फार्म्ड। अब इसके अंदर आर्गन फार्म्ड नहीं थे, इसके अंदर अब आर्गन फार्म्ड हो चुके हैं। 6 वीक आई थिंक लगते हैं ना, उसके बाद आर्गन फार्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। तो अगर आर्गन फार्म हो चुके हैं उसके बाद उसने मिस कैरी करवाया है ना, तो इसकी पनिशमेंट अलग है, उसको हम इस्तिकात जनी के अंदर लाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, हाफ हाफ द दियात जो है ना, मतलब कत्ल का बदला कि साथ और दियात वाला याद करें, तो दियात के अंदर क्या था, 30 kg सिल्वर था, तो इसका हाफ 15 kg कर लो, तो हाफ ऑफ द दियात। फिर हमारे पास एक चाइल्ड इज़ बोर्न अलाइव्ड बट डाई आफ्टर ए जनरल एफर्ट ऑफेंडर देन फुल दियात। अगर तो बच्चा ज़िंदा पैदा हो गया, 9वें मंथ में जाकर हो सकता है उसने अबार्शन करा, तो बच्चा तो ज़िंदा पैदा हो गया, उसके बाद उन्होंने खींच खूंच के उसको मार दिया, तो इसके अंदर फिर फुल जो है ना वो दियात देना पड़ेगा। इफ़ ऑफेंडर हैज़ यूज्ड सम मैयर मेरे चाइल्ड इज डेथ हो गई, चाइल्ड हो गए, वो सारे का सारा बाकी है। 7 साल तक यहाँ जो है ना वो सज़ा आपको मिल सकती है। सही है। अब हमारे पास जो है ना वो यूएसए में अबार्शन में, अच्छा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वोमेन हर सेल्फ हैज़ राइट। यूएसए के अंदर वो कह रहा है कि वो खातून जो है ना उसको राइट है कि पहले 3 माह के अंदर वो अपनी प्रेगनेंसी जो है ना वो कर सकती है। अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर चला गया है तो डॉक्टर को जो है ना वो इख्तियार है, यूएसए की बात कर रहे हैं हम। फिर हमारे पास अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है डॉक्टर प्लस लीगल हायर, फिर उसे कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपनी जो है ना वो हो सकता है कोई डिफॉर्मिटीज़ हो बच्चे के अंदर, कोई सिंड्रोम ऐसी हो कि वो सारी उम्र बेचारा ना सर्वाइव कर सके, ठीक, तो उसके अंदर लीगल हायर जो है ना वो आ जाते हैं। अब हमारे पास है कत्ल। कत्ल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स आती हैं। अब हम जो है ना जल्दी जल्दी कवर करते हैं, हम मुश्किल टॉपिक गुजर गए। कत्ल अहमद होता है, कत्ल शिब अहमद होता है, कत्ल खता होता है, कत्ल बेशबाब हो गया। कत्ल अहमद में क्या होता है, इंटेंशन टू काज डेथ ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन और टू हार्म सीरियसली टू काज द डेथ हो गया, ठीक है। मतलब वो एक बंदा दूसरे बंदे को आया ही मारने की घर से था और दूसरा बंदा मर गया है, तो ये है कत्ल अहमद, पूरे प्लान के साथ आया था, उसका प्लान कामयाब हो गया मारने का, कत्ल अमद है। इसके अंदर वो सारे का सारा होता है कि डेथ वाज इंटेंटेड हो गया, दैन दिस सेक्शन वो फांसी पे लटका दो उसको, डेथ एज ए किसास हो गया, या फिर 25 साल जो है ना उसको किया। 25 साल लाइफ के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बच्चा जवानी तक पहुंच जाता है, अगर वो पहले जवान है तो वो बुढ़ापे के अंदर 50 साल के अंदर जाकर उसकी जान छूटेगी, कोई काम सज़ा नहीं है। कत्ल शिब अहमद में क्या होता है कि वो उसे मारने तो नहीं आया था, लेकिन उसको ना नुकसान पहुँचाने आया था, लेकिन मारने की गर्ज से नहीं आया था, लेकिन बंदा मर गया बेचारा,
ठीक है। यहाँ पे आया ही मारने की घर से था और बंदा मर गया। यहाँ पे सिंपल उसे ना चपेड़े शपेड़े मतलब कि इंजरी हाथ पांव तोड़ने के लिए आया था, लेकिन इस दौरान जो है ना वो इतना मारा कि बेचारा दूसरा बंदा मर ही गया। तो ये आएगा शिब्बे अहमद के अंदर, शिब्बे अहमद के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि 14 साल जो है ना वो उसको इम्प्रूवमेंट, अब तो 14 साल हो गया। कत्ल ख़ता के अंदर क्या होता है? डेथ अकर ड्यू टू मिस्टेक ऑफ द एक्ट ऑफ हिम से, एक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ द फैक्टर, मतलब गलती से जो है ना वो मर गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मतलब वो शिकार खेलने गए ना, वो हिरन भाग रहा था, हिरन को मारते मारते उसने अपने नौकर को ही मार दी गोली ना, मतलब वो निशाना ख़ता हुआ और वहाँ से जाना, तो इसे हम कहते हैं कत्ल ख़ता, ठीक है। अमूमन बादशाहों वाली कहानियों में आपने पढ़ा होगा ना, उसने गुलाम, या फिर वो जो है ना वो तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, तो मिस्टेकनली जो है ना वो इस तरह हो गया। इसके अंदर क्या होता है? 5 साल तक ये दिया जाता है। इसके अलावा एक्ट बाद रैशों के बाद नेगलिजेंस। कत्ल बी शबाब में क्या होता है हमारे पास? टू काज डेथ ऑफ द पर्सन विच लीड टू डेथ विदाउट इंटेंशन बाय एनी अनलॉफुल एक्ट। इसके अंदर क्या है कि क्रिमिनल अबार्शन जो होता है ना वो इसके अंदर कत्ल बे शबाब के अंदर आ जाता है। किसी का हमल गिरवा देना ना, इसके अंदर आ जाता है। पर्सन, इफ़ ए पर्सन एक्स डिग ए पिट, मतलब एक्स ने जो है ना वो एक गड़ा खोदा और वाई जो है ना वो एक्स बंदे ना उसने गड़ा खोदा और वाई वाला जो है ना उसके अंदर जाकर गिर गया, वाइल पासिंग ओवर इट एंड ही डाइड, और वाई वाला बंदा जो है ना इसके अंदर गिर के मार गया। तो ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होगा? दिया देना पड़ता है। इसके अंदर कोई सज़ा वगैरह ऐसा नहीं होती। अटैम्प्ट टू काज डेथ में कहता है अटैम्प्ट टू कमिट, कत्ल अहमद हो गया, मेट कमिट सुसाइड, वो सारे की सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। लॉ ऑफ हार्ट वो सर। अब प्रिविलेजेस ऑफ ए राइट्स ऑफ दी RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जानी है। आप डॉक्टर साहब हैं, आपको क्यों ला पढ़ाया गया सारे के सारा? जब आप MBBS कर लेते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स है? ये एज सच क्वेश्चन आता है। प्रिविलेजेस ऑफ द राइट्स ऑफ दी RMP, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो है ना वो क्या क्या राइट्स हैं? एक तो उसे जनाब नौकरी दी जाए, जो कि पाकिस्तान में बहुत मतलब सिविलियन लोगों की जो है ना वो कम है नौकरी, मैंने खुद देखा है, मतलब नहीं मिल रही नौकरी लोगों को ना। अच्छा, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना, अनलेस हाँ नम्स वाले में जो है ना आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो है उन्हें अमूमन जो है ना वो मिल जाती है, लेकिन ये जो सिविलियन है, मेरी अपनी सिस्टर जो है ना उन्होंने किया था ना, अब कहीं जाके उन्हें मिली है PKLI के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी आज के दौर में हुकूमत के पास नहीं है, ठीक है। अब शायद निकाल दें, इलेक्शन का दौर है। मेडिकल सर्टिफिकेट वो इशू, आपको एक तो नौकरी मिलेगी, ठीक है। नो पर्सन अदर दैन मेडिकल कैन बी कॉम्पिटेंट टू होल्ड दी, मतलब आपको किसी भी डेंटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ना वो सिविल या मिलिट्री इंस्टीट्यूट या जिस तरह CMH के अंदर हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अलावा कोई बंदा जो है ना वो उसको होल्ड नहीं करेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप इशू कर सकती हैं, ठीक है। जिसने अगर वो आपने फ़ाइनल मेडिकल दिया हो ना आर्मी वगैरह का, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, मतलब कि 11-12 सेक्शन होते हैं, आपको वहाँ से फ़िटनेस करवानी होती है। तो वो हर कोई कहीं मेजर करता है, कहीं ब्रिगेडियर करता है, और एंड पे जो है ना वो CMH को जो है ना इंस्टीट्यूट का लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ना वो आपको रिकमेंड करते हैं, हाँ ये बंदा फिट है और इसको जो है ना ज्वाइन करवाएं। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना वो वही इशू करती हैं, इसके अलावा कोई और बंदा इशू नहीं कर सकता। इसके अलावा जो देखता है ना वो आपसे फ़ीस चार्ज कर सकता है, ठीक है। जो भी पेशेंट को देखेगा वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज की फ़ीस चार्ज, आपका इख्तियार है कि आप अपनी फ़ीस चार्ज करें उससे। डेंजरस ड्रग्स प्रिसेप्शन हो गया। इसका क्या है कि आप जो है ना वो मरीज़ को डेंजरस ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी अच्छे मकसद के लिए, सही है। जिस तरह के कह लें कि ऑटोप्सीज़ के लिए मेडिको लीगल परफॉर्म इंटाइटल मेडिकल ऑटोप्सी हो गई, या फिर एविडेंस इंक्वेस्ट। अब इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाते हैं कि आप क्यों ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, आपको तब तक मेडिकल स्टोर वाले ये डेंजरस ड्रग नहीं देते जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ना हो, तो ये आप ही का काम है कि आप उसको रिकमेंड करेंगे। अब ओब्लिगेशन क्या है, मतलब पाबंदियाँ क्या क्या हैं आपके ऊपर? आपने मस्ट नोटिफाई द चेंज। अब अगर आपने अपना क्लीनर चेंज किया है तो आपको PMC, पहले तो PMDC था ना, अब PMC बन गया, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपने जो है ना वो बताना होगा, PMC को रिपोर्ट करना होगा कि मैंने फ़लाँ जगह से अपना क्लीनर चेंज कर लिया, अगर यहाँ पे कुछ होता है गैर कानूनी काम तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। फिर आपके पास क्या है, आपने कोई भी अदर क्वालिफ़िकेशन नहीं लिखनी जो आपने ना की हो, मतलब आपने सिंपल MBBS किया हुआ मेडिकल ऑफिसर्स है, लेकिन आप साथ FCPS MRCP भी लिख के बैठे हों, ये आपका राइट नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोफेशन, उसका वो सारे के सारे हैं।
फिर डिसिप्लिनरी कंट्रोल में क्या होता है कि आपने एक्सरसाइज डिसिप्लिन को बहुत सारे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, देखो आप कुछ डॉक्टर होते हैं, नॉट ऑल, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं वो अपने जो है ना वो जॉब को मिसकंडक्ट करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंडक्ट ए पार्ट अ मेडिकल मैन ड्यूरिंग प्रैक्टिस विच शुड बी रीजनेबली रिगार्डेड टू द डिसग्रेसफुल एंड डिसऑनरेबल बाय हिज प्रोफेशनल हो गया, बेटर गुड रेप्यूट एंड कॉम्पिटेंसी में। ए रिटन रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय पीएमडी जो आरएमपी कंटिन्यूड बाय लॉ अब्यूज ऑफ पोजीशन हो गया, इशूइंग अमूमन होते हैं पैसे लेके ना वो गलत सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, मतलब बंदा अनफिट था लेकिन उससे पैसे लेके उसको फिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर पकड़ा गया तो वो डॉक्टर तो उसकी खैर नहीं है बेटा। अडल्ट्री में हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोलॉन्ग एग्जामिनेशन हो गया, अननेसेसरी एवं खाम खाना लंबे पंखों, मतलब मसला उससे थोड़ा सा था, अपने टेस्टों की रिपोर्ट के लिए लंबे पंखों में डाल दिया मरीज़ को, ये बहुत गंदी बात है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रोफेशनल, मतलब अब देखो ना, एक बॉयफ्रेंड था एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अब अगर इसको सपोज करें, लेट सपोज इसको टीबी हो गया बॉय को ना, अब इसकी गर्ल को शक पड़ गया कि ये फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था, टीबी तो नहीं हुआ इसे। गर्ल जान जाके इस डॉक्टर साहब से पूछती है कि ये फ़लाँ फ़लाँ मेरा बॉयफ्रेंड आया था, तो इसको टीबी तो नहीं हुआ। तो अगर डॉक्टर का ये हक़ नहीं है कि कभी भी इस गर्ल को बताए कि फ़लाँ बंदे को क्या है, ठीक है। वो इसका और डॉक्टर के दरमियान एक प्रोफेशनल सेक्रेसी है जो वो ब्रेक नहीं कर सकता। अगर इसने ब्रेक कर दी गर्ल को कि हाँ इसको ये फ़लाँ फ़लाँ इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, हालांकि इख्तियार नहीं है, अमूमन होती हैं कि ये डीएचए वाली बच्चियाँ जो है ना ये पैसा लगाती हैं और ये डॉक्टर को ख़रीद लेती हैं, तो डॉक्टर फिर जनाब उसको सारी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, ये तो ये बात गलत है। अगर पकड़ा गया ये डॉक्टर, इसकी बेटा खैर नहीं है, सही है, बता रहा हूँ मैं। अब्यूज़ ऑफ द नॉलेज में क्या होता है कि वो हमें गलत जो है ना वो मतलब पास्ट पेपर पढ़ के पास हुआ था वो जनाब, उसे अब ड्रग्स के नाम नहीं आ रहे, फार्माकोलॉजी नहीं आ रही, तो वो या फिर क्रिमिनल अबार्शन के लिए उसे पता चल गया हाँ ये अबार्शन वाली ड्रग है ना, तो वो एवं जो दाइयों को रिकमेंड कर रहा है जी जनाब ये दे दो, एडिक्शन हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही खाना शुरू कर दी हैं नींद वाली गोलियाँ, नशे वाली गोलियाँ, ठीक है। कुछ लोग हैं ना, मैंने देखे हैं कि स्वीपर लोग ये खांसी वाले सिरप का जो नशा करते हैं, खांसी वाले सिरप में सिडेशन होती है ना, तो वो खांसी वाले सिरप हॉस्पिटल से गायब हो जाते थे। तो जब उन्होंने ऑडिट किया तो पता चल गया कि आधे से ज़्यादा जो है ना स्वीपर ये नशे के ऊपर लगे हैं, वो खांसी की सिरप पी पी के जो है ना वो नशा करके सोए रहते थे, तो इसकी एडिक्शन हो जाती है। तो वो क्या ये इसी तरह होती है। अब्यूज़ ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन डिसेंट असॉल्ट हो गया, नॉट कीपिंग सेक्रेसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, शेल्टर ऑफ द प्रैक्टिस प्रोवाइड देम शेल्टर, वो एडवर्टाइजमेंट मतलब डायरेक्ट यूजिंग द बिग बोर्ड हो गया, और टेलीफोन इनडायरेक्ट गिविंग, मतलब कोई देख लिया डॉक्टर साहब ने जनाब खूबसूरत बच्ची, तो उसे जनाब फ़ौरन अपना नंबर दे दिए, मेरा फ़ोन नंबर रखो कोई भी हो, ये भी एक गलत बात है, ठीक है। उन्हें कहें कि आप मेरे पीए से रब्ता करें जब आपने आना अपॉइंटमेंट लेके आएँ, इस तरह नहीं आना। ड्रंकन स्टेट में मतलब शराब पी के जनाब डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो उसने क्या ज़रूरत देनी है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर तो ये ड्रंकन स्टेट के अंदर पकड़ा गया डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर, सबसे पहले तो उसको एक वार्निंग दी जाती है, या फिर उसको टेम्परेरी इरेजर ऑफ दी पीएमडीसी वाले जो है ना आरसी तौर पे उसका जो है ना वो लाइसेंस जो है ना वो वहाँ से अरेज कर देते हैं उसका नाम। परमानेंट भी अरेज हो सकता है अगर उसने जो है ना वो ना बाद आया, तो इसके हम कहते हैं प्रोफेशनल डेथ ऑफ द डॉक्टर। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेथ ऑफ द डॉक्टर, तो इसके अंदर क्या है कि परमानेंटली जो उसने 5 साल एमबीबीएस के लगाए हैं ना, डिग्री ली है, वो परमानेंटली कैंसिल हो जाए, तो इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल डेथ ऑफ द डॉक्टर, अल्लाह माफ़ करे। बाकी एलोपैथिक सिस्टम है वो उसके अंदर हमारा इतना कंसर्न नहीं है। मेडिकल एथिक्स के ऊपर आ जाते हैं, तो मेडिकल एथिक्स में क्या होता है कि एक अच्छे डॉक्टर की जो डिसेंसी है ना वो सारे की सारी यहाँ पे जज होगी, ठीक है। कोड ऑफ बिहेवियर हो गया, एक्सेप्टेड बाय वॉलंटरी प्रोफेशनल हो गया, अपोज हो गया। अब इसके कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स में हाइपोक्रेटिक कोड होता है, इससे मेडिकल एसोसिएशन होती है, जेनवा हो गया और WM हो गया। जब आप डिक्लेरेशन करते हैं कि मैं अपनी जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए लाइफ सर्व करेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ करूँगा सर, माई प्रोफेशन करूँगा, मरीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वही सारे की सारी आपको हिपोक्रेटिक कोड जो है ना ये आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। आई विल मेंटेन, वो बाकी पढ़ लेना, बच्चों वाली बात है, कोई इतनी में नहीं है। अच्छा, पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, मतलब आप अपने इलाके में डॉक्टर लगे हुए, आपकी क्या क्या ड्यूटी हैं। कंपल्सरी
नोटिफिकेशन जारी करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट हो गया, मतलब कोई भी बीमारी आ गया तो आपका ही हक बनता है आप सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी ना न्यूज़ के खबर के ज़रिए जो है ना वो न्यूज़पेपर के ज़रिए आप नोटिफिकेशन एक जारी करें। कंपल्सरी बर्थ हो गया, डेथ हो गई, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया, फूड पॉइजनिंग, मतलब अब ये फैला हुआ तो आप ये चीज़ ना खाएं, गंदी ये मक्खियों वाली चीज़ें ना खाएं, गर्मियों में ये चीज़ जो है ना इससे परहेज़ करें। रिस्पॉन्डिंग एमरजेंसी मिलिट्री सर्विसेज हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट हो गया। देखो खाना जंगी के अंदर जो है ना वो आपको मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो है ना वो जाना पड़ सकता है। रिस्पॉन्डिंग टू होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए, रिपोर्टिंग सर्टेन केसेस में उसके सोशल ड्यूटीज़ हो गया, बच्चों वाली बात है, कोई भी नेचुरल डेथ हो गया। वॉलंटरी ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेशेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑपरेशन, इशूजिंग ऑफ द सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे के सारा। प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डॉक्टर जो है ना वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ के साथ जो है ना वो एक कम्युनिकेशन करता है, क्रॉसपॉन्डिंग लीगल सोशल मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक। मतलब अब एक इलाके में डॉक्टर बैठा हुआ है ना, तो वो डॉक्टर जो है ना वो इस पब्लिक की जो है ना वो अच्छी सेहत के लिए ना जो है ना डिप्टी हेल्थ डीसी हो गया, इनके साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन करता है, मतलब जो बड़े ओहदे वाले लोग हैं ना इनसे कहता है कि आप ये चेंजेस करें अपने इलाके के अंदर ताकि हम पब्लिक को ना मज़ीद जो है ना वो अच्छी सर्विंग कर सकें, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करें या लोग बीमार ना हो। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है। इसकी दो टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, क्वालिफाइड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अप्लाइज एनी स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एंड पार्लियामेंट। इसके अंदर पार्लियामेंट एब्सोल्यूट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और वो डॉक्टर साहब उसको हेल्प करते हैं लॉ बनाने के अंदर। क्वालिफाइड में क्या होता है? हेल्थ अथॉरिटीज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन इन्फेक्शियस हो गया, नोटिस। इसके अंदर सिंपल जो है ना हेल्थ अथॉरिटीज़ मिल के काम कर लेती हैं। अब इसके अंदर कुक देखो ना, सर्टेन स्टेटमेंट जो है वो ये ज़रूरी है। सपोज करें कुक को जो है ना टीबी है या टाइफाइड है तो वो इन्फॉर्म करे मैनेजर को, ठीक है। इसके अलावा होटल बेटर जो है ना वो सफरिंग फ्राम उसको, इसके अंदर की बेसिकली होता है यही कि हम ना ये आपने देखा होगा ये एक हेल्थ वो वाली होती है ना, क्या कमेटी से मैं नाम भूल गया, पंजाब वालों की ना, जो हेल्थ के लिए जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हर जगह ना होटल के अंदर जाके कुक्स के, ठीक है, ब्लड सैंपल लेते हैं, टीबी की रिपोर्ट लेते हैं। आया कि एक भी अगर किसी वेटर को टीबी है ना, तो उस होटल के अंदर रोज़ाना अगर 100 पेशेंट खाना खाने के लिए लोग आ रही हैं फैमिली, तो एक वो टीबी जो है ना इसको भी स्प्रेड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब जिसके अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी लो होगी उसको टीबी हो जाएगा। तो यही बात होती है टीबी के अंदर। तो इसके वजह से वह क्या करते हैं, उस इलाके के जितने भी होते हैं ना होटल वाले, उनकी जो है ना वो हेपेटाइटिस टेस्ट, एड टेस्ट हो गया, टीबी टेस्ट हो गया, मेजर मेजर जो इन्फेक्शियस टेस्ट हैं वो करवा ली जाते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सकें। फिर यही बाकी वो बच्चों वाली बात है। फिर प्रोफेशनल सेक्रेसी की बात है, जो कितना रह गया यार। प्रोफेशनल सेक्रेसी के अंदर सीक्रेट आपने जो जो रखने होते हैं ना वो आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मेडिकल नेग्लिजेंसी के ऊपर क्या होता है, आपने जो नेग्लिजेंसी की है, लेक ऑफ रीज़नेबल केयर नहीं दी, अपना स्किल को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट की लाइफ इन डेंजर हो गई है, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं उसकी सही हुई। अब यार इसको क्या हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंसी जो है ना इसकी होता है कि ऑन हिज ऑन ड्यूटी हो गया, उसके अलावा ब्रीच करता है, डॉक्टर कमिटी ने ब्रीच की ड्यूटी हो गया। उसके अलावा सारे ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर क्या हैं कि वो प्रोवाइड करे पेशेंट को केयर, एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करे, स्टडी करे, अप टू डेट, मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई है ना उससे अपडेट रहे, यूट्यूब वगैरह से देखता रहे किस किस तरह ऑपरेट करना, मशीनों को ऑपरेट करना आना चाहिए प्लीज़, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे कोई मशीन पड़ी हुई है आपको ऑपरेट नहीं करनी, फ़ौरन यूट्यूब के ऊपर उसका नाम लिखें मशीन का और उसके फ़ौरन आपको बता देंगे किस तरह ऑपरेट करती है। उर्दू में भी होती हैं वीडियो, हिंदी में। प्लीज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करना सीखें वरना आप रह जाएंगे पीछे, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्पेक्ट लोकेटर्स क्या होता है, थिंग्स स्पीक्स फॉर, ये एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसके अंदर क्या होता है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब पेशेंट आया इसके अंदर चीज़ें खुद बताती हैं कि जनाब डॉक्टर साहब की गलती थी, मरीज़ की कोई गलती नहीं है। देखो नेचर ऑफ इंजरी सजेस्ट करता है कॉमन नॉलेज, आम बंदा देख के बता सकता है कि डॉक्टर ने इसकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की और ये ना सारी की सारी गलती डॉक्टर की है। नेग्लिजेंसी हो गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट मस्ट नॉट कंट्रीब्यूट टू हिज ओन इंजरी हो गया, डॉक्टर मस्ट बी एक्सपर्ट टू कंट्रोल हिज इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया, नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं किया। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि डिप्चुरेंट कॉन्ट्रैक्चर, आपने एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा, आई थिंक ये वाली रिंग फिंगर के ऊपर होता है ना डिप्चुरेंट कॉन्ट्रैक्चर, वो हुआ था किसी को, तो सर्जन साहब ने जो है वो क्या किया, हैंड वाज सप्लिंटेड फॉर 14 डेज, उसके ऊपर जो है ना इसका ऑपरेट करके इसके ऊपर सप्लिंट लगा दिए। जब वो सप्लिंट रिमूव किया
इट वॉज फाउंड बिसाइड 2 ऑलरेडी अफेक्टेड फिंगर्स, मतलब जो एक थी ना उसके साथ जो है ना वो 2 और जो है ना वो भी इन्फेक्टेड हो गई हैं, ठीक है। हालांकि एक थी, इसका ऑपरेट करके उसने स्प्लिंटर लगाए, उसे नहीं पता था स्प्लिंटर कैसे लगाने हैं। तो अब जब उसने स्प्लिंटर खोले 14 दिनों के बाद, तो वो दूसरी 2 उंगलियां भी जो है ना वो साथ अफेक्टेड हुई पड़ी थी। अब सिर्फ उसका हाथ सारे का सारा ही ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सर्जन हैज़ टू प्रूव हिज इनोसेंस इन के सच स्टेट। अब वो किस तरह प्रूव करेगा अपनी सारी सारी गलती तो डॉक्टर की है, उसने जो है ना वो हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक जो है ना वो अनअटेंड रह गई हो, लिविंग एनेस्थीसिया अनअटेंडेड हो गई, या फिर स्वैब। अब इसके बारे में उसने ना वो बताएगा वो कोर्ट के अंदर अपनी को, ठीक है। अब नेग्लिजेंसी की टाइप क्या है, सिविल हो गया, कंट्रीब्यूटरी, थर्ड पार्टी और क्रिमिनल है। ये में से ऑस्ट्री के अंदर हमारे इंटरनल ने पूछी थी टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंसी क्या होती हैं, सिविल, कंट्रीब्यूटरी, थर्ड पार्टी और क्रिमिनल। सिविल के अंदर क्या होता है कि फेलियर अप्लाई रीजनेबल डिग्री स्किल हो गया, केयर बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके अंदर जो है ना वो डॉक्टर साहब अपना पूरा नॉलेज नहीं देते पेशेंट को, ठीक है, अपनी पूरी स्किल अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर जिस तरह फेलियर ऑफ ATS मतलब एंटी टेटनस सीरम, मतलब वो सड़क के ऊपर गिर के आया, डॉक्टर साहब ने उसको टेटनस का इंजेक्शन ही नहीं लगाया, तो क्या होगा, उसको टेटनस हो जाएगा। तो सारी की सारी गलती किया डॉक्टर की है, तो ये सिविल नेग्लिजेंस आ गया। फेलियर ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कोई बंदा जो है ना वो अपने टांग से उसे चला नहीं जा रहा, तो बजाय उसके डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के सिंपल कहा नहीं तुम ये पेन किलर खा लो। जब चौथे दिन और पेन हुई तो पता चला कि जनाब वो उसकी इन्फेक्शन मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया, वो टूटी हुई हड्डी थी वो ज़्यादा और टूट गई। तो ये भी होता है, ठीक है। इंजरी नहीं, एक्सेसिव जो है ना एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, मतलब उससे हद से ज़्यादा उसने ना रेडिएशन लगा दी है कैंसर कीमो के अंदर, तो ये भी एक नेग्लिजेंसी है। या फिर उसके बहुत ज़्यादा एक्सरे करवा लिए, या फिर उसके अलावा इनसफिशेंट केयर हो गया विद वाइल यूजिंग डेंजरस ड्रग हो गया। कंट्रीब्यूटरी में इसके अंदर सारी सारी गलती डॉक्टर की है सिविल की, ठीक है। सिविल से यू ब्लडी सिविलियन आपकी गलती है। क्रिमिनल कंट्रीब्यूटरी के अंदर क्या होता है, आधी गलती डॉक्टर की होती है, आधी गलती जो है ना वो पेशेंट की होती है, ठीक है। तो जो मिल के जो गलतियाँ करके जो नतीजा निकलता है उसके हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी। अगर सिर्फ डॉक्टर की होगी वो हमारे पास होगी सिविल, ठीक है। अगर डॉक्टर की और पेशेंट की 50-50 होगी ना, ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूटरी की अंदर रहेगी मसलन, ठीक है। अब मुझसे पूछा था कंट्रीब्यूटरी की नेग्लिजेंसी की एग्जांपल दो। मैंने कहा था कि सर अगर TB का पेशेंट आ गया ना, ठीक है, मेरे जहन में यही आया था। तो TB के पेशेंट को ना डॉक्टर साहब ने बजाय 6 माह का कोर्स करने के 3 माह का कोर्स लिख दिया, और पेशेंट ने 1 माह दवाई खाई है, 3 माह दवाई भी नहीं खाई, तो दोनों की गलती होगी ना, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटरी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर वही होता है कि पेशेंट इज नॉट, एक तो पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री नहीं ठीक दी, तो डॉक्टर के पास जितनी भी हिस्ट्री, फिर एक पूरी हिस्ट्री पेशेंट ने नहीं दी, अब फिर डॉक्टर ने जो हिस्ट्री ली है उसके ऊपर भी उसने डायग्नोज गलत बना दिया, तो दोनों की गलती होगी ना। फिर हमारे पास थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि ना डॉक्टर की गलती है ना पेशेंट की गलती है, जो है ना नर्सिंग स्टाफ है, ये देखो ना डॉक्टर की गलती है ना पेशेंट की गलती है, दोनों ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन जो नर्सिंग, डॉक्टर ने अच्छी रिकमेंड कर दी, पेशेंट दवाइयाँ लेके आ गया, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ था ना उसकी जो है ना वो सारी सारी गलती है, जिसकी वजह से केस ख़राब हुआ। इसने क्या किया, नर्स साहिबा ने ना एक तो उसको ना अगर IV लगाना था तो उसको सिंपल जो है ना वो दूसरी तरह लगा दिया, इंट्रामस्कुलर लगा दिया, तो काम ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नर्स की, या फिर उसने एक्सपायरी जो है ना वो मेडिसिन लगा दी है पेशेंट को। तो थर्ड पार्टीज़ में नर्स वगैरह है, ना डॉक्टर है ना पेशेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में क्या होता है, इग्नोरेंस, ग्रेस, केयरलेसनेस हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इंजेक्टिंग फेटल बेजल एनेस्थीसिया। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में क्या है, ऑपरेशन थिएटर में आया कि जनाब यहाँ ये वाली जो ना शुगर वाली उंगली है इसको रिमूव करना है, तो डॉक्टर साहब ने ये उंगली रिमूव करने के बजाय ये वाली उंगली रिमूव कर दी है जो ठीक थी। तो बाद में ऑपरेशन के बाद पता चला कि जनाब वो हो पेशेंट की तो ये वाली उंगली ख़राब थी, ये वाली, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। उसने एक अच्छे वाले आर्गन को उसने तोड़ा है। एम्पूटेशन ऑफ द रॉन्ग फिंगर, ठीक है, ऑपरेटिंग ए रॉन्ग पेशेंट, मतलब इस पेशेंट को जनाब कोई बीमारी नहीं थी, मतलब बुखार के साथ ही आया हुआ था। यहाँ पे एक अपेंडिक्स का पेशेंट पड़ा था, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ये ना बुखार वाले पेशेंट का अपेंडिक्स कर दिया, अपेंडाइटिस वाला बेचारा वैसे ही दर्द से मर रहा था, तो अच्छे वाले पेशेंट का अपेंडिक्स कर दिया। तो ये भी है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब इसका O पॉजिटिव ब्लड था, इसको जो है ना वो कोई B पॉजिटिव ब्लड लगा दी तो रिएक्शन हो गया, या फिर अबार्शन कर दिए। ये सारे के सारे हमारे पास दैट्स ऑल अबाउट। फिर हमारे पास कंसेंट जो होता है ना वो इसकी टाइप्स आ जाती है, मतलब आपने जो पेशेंट से कंसेंट लेनी है वो किस तरह लेनी है, वो 4 तरह की होती है, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड, ब्लैंक्ड और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पेशेंट जब आपके पास आता है तो आपने किस तरह उससे लेनी है, 4 तरह की कंसेंट देता है पेशेंट, इम्प्लाइड,
एक्सप्रेस्ड, ब्लैंक्ड, इन्फॉर्म्ड। इम्प्लाइड के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट आपके पास मरीज़ जो है ना वो एमरजेंसी के अंदर आता है, इंजरी ऑफ द सर के ऊपर उसको चोट लगी हुई है, तो सिंपल आप ऑपरेट करें, पता है हमें उसे ज़रूरत है, तो ये कंसेंट उसे मिली हुई है, ठीक है। इससे हमें एक्शन ऑफ द पेशेंट व्हेन ही केम्स टू द हॉस्पिटल एंड सिट द एग्जामिनेशन स्टूल। एक ये है कि आपके प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर आया पेशेंट, आपके स्टूल के ऊपर आके बैठ गया और कहता है डॉक्टर साहब मुझे बस चेक करें, तो ये आएगी इम्प्लाइड कंसेंट। या फिर एमरजेंसी के अंदर जो है ना वो हेड इंजरी का पेशेंट आया, तो सिंपल आपने पकड़ के उसको जो है ना वो कंसेंट आ गई है, बस उसकी पता चल गया है हमें, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो अपनी मर्ज़ी से आया है ना, ठीक है, एमरजेंसी के अंदर, या उसे कोई ले के आया ताकि उसका ट्रीटमेंट हो। अब वहाँ पे आप किस तरह उससे पूछेंगे, तो ये कंसेंट जो होती है इम्प्लाइड कंसेंट होती है। एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ओरल में क्या करते हैं कि वो मुंह से बताता है कि जनाब हाँ माइनर एग्जामिनेशन के लिए जो है ना मुझे ये हाँ ये कर लें। रिटन में फिर उस आप उससे साइन करवा लेते हैं। ओरली आप बताते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं, वो कहता है जी तैयार हूँ। फिर रिटन में आप उससे कहते हैं प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, वो लिखा था मुझे ये बताया गया ये फलाना फलाना, उसके बाद वो नीचे साइन कर देता है। ये होती है रिटर्न में, ठीक है। एक्सप्रेस की दो होती है, ओरल और रिटर्न। ब्लैंकेट के अंदर क्या होता है कि मतलब इट टेकन फॉर ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ऑपरेशन से पहले जो है ना वो उसको जो है ना वो कहते हैं कि आपका हमने ना ऑपरेशन टेबल के ऊपर ले जा देते हैं, उसको कहते हैं ये जनाब यहाँ पे साइन कर दें, आपका ऑपरेशन करवाना है। इट इज़ नॉट गुड इन आईज ऑफ लॉ। ये कोई अच्छी कंसेंट नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर के ऊपर ले जा के उसको वहाँ पे जाके साइन करवाने, तो ये लेकिन ये भी एक किस्म की। इन्फॉर्म्ड के अंदर क्या होता है, उसको A to Z हर चीज़ बता दी जाती है कि ये फ़लाँ 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 इतनी देर लगेगी, इतने दिन मेडिसिन लेनी है, इतनी ये करना, इतना ये करना, और आपको फिर कंसेंट देनी है, तो ये होगा सारा। और फिर फैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं कंसेंट को, वो टाइम है, एज है, ठीक है। एक पर्सन जो है ना वो 16 साल से अबव जो है ना वो दे सकता है, ठीक है। कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर द प्रोसीजर। ये नहीं कि आपने प्रोसीजर करवाने के बाद आपने लेनी है, पहले लेनी है, प्रोसीजर के बाद से पहले लेनी है, ठीक है। 16 साल की उम्र से तक जो है ना वो ऊपर वाला वो दे सकता है कंसेंट। पर्सन इज़ माइनर, कंसेंट टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स हो गया, तो अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन से ले लें, उसके बहन भाई से ले लें। इनसेन में क्या होता है, पागल है, तो उसके जो है ना वो एमओ इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, मेडिकल ऑफिसर जो है वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। अन इन मैरिड में क्या होगा, फास्ट स्टेरिलाइजेशन, हिस्टेक्टोमी कंसेंट इज टेकन फ्राम बोथ पार्टनर हो गया। अगर किसकी बच्चादानी रिमूव करनी है तो दोनों पार्टनर से कंसेंट लेना ज़रूरी है, खातून से भी उसके शोहर से भी, ठीक है। फिर पुलिस कस्टडी में क्या होता है, डन बाय द डॉक्टर ऑफ हिज ओन चॉइस होगा। अगर कोई देखो ना कैदी है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में, अब उसका कंसेंट कौन देने आएगा, तो वो डॉक्टर जो है ना वो खुद अपने ऊपर ऑन करके जो है ना हिज ओन चॉइस होती है कि वो उससे एग्जामिनेशन करें। ट्रांसप्लांट सर्जरी में क्या होता है, जो डोनर होता है, किडनी जिसे दिया और जिसने एक्सेप्ट किया, दोनों की कंसेंट लेना ज़रूरी है। जिगर किसी ने दी है लीवर ट्रांसप्लांट में होता है, डेथ हो जाती है लोगों की। हॉस्पिटल ऑटोप्सी में फाली करा जाता है, वैन कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कब कब हमें कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर हों, वहाँ पे हर सूरत आपकी जो है ना वो चेकिंग होनी है। डेयरी पीपल में, होटल सर्वेंट के अंदर जो है ना हर सूरत आपने देखनी है। नोटिफाइबल डिजीज़, आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो चुप करके उसको करें। मेंबर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेज हो गया, ठीक है। आर्मी वाले जो होते हैं इनकी तो बस हर सूरत जो है ना कोई प्रमोशन टेस्ट आ जाए, इनकी मेडिकल दोबारा से शुरू हो जाता है सारे का सारा। स्कूल चिल्ड्रन हो गया, और इनका साइकेट्रिक एग्जामिनेशन में। इनवैलिड कॉन्सेंट कब कब कॉन्सेंट इनवैलिड होती है, जब अंडर 16 एज, मतलब कोई बच्चा 14 साल का 10 साल का बच्चा है, डॉक्टर साहब मैं मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन कर दो, तो ये उसकी कोई कॉन्सेंट आप मानेंगे नहीं, ठीक है, जब तक वो अपने पेरेंट्स को ना लेकर। कोई पागल आ गया आपको कि मैनू ये कर दो, तो वो नहीं करना। फ्रॉड, फेयर या फोर्स के ज़रिए जो है ना वो, अगर आपने किसी से कंसेंट ली है, तुम इसके ऊपर साइन करते हो कि नहीं करते, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो ये भी है ना। इन अगर वो कोर्ट के अंदर चला गया तो आपकी कंसेंट इनवैलिड हो जाएगी भाई। फिर हम फ्री कंसेंट में क्या होता है, विच इज़ फ्री, देयर इज़ नो फ्रॉड, मिस इंटरप्रेशन, मतलब बिल्कुल रिलैक्स मूड के अंदर किया है। कंसेंट फॉर्म देख लो, सबसे पहले नाम लिखना है पेशेंट का, CNIC नंबर लिखना है। जिस डॉक्टर ने ना ये डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर अपनी पूरी अच्छी की ना, वो डॉक्टर कभी मार नहीं खाता, क्योंकि कल को अगर अदालती केस खुल गया, एक केस के अंदर फंस गए, तो आपकी सारी ज़िंदगी रुल जानी है, बता रहा हूँ। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपने पूरी रखनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे बताना किस टाइप का एनेस्थीसिया देना, पूरा एनेस्थीसिया देना, पार्शियल एनेस्थीसिया देना, किस टाइप का ऑपरेशन करना, वो सारा दे के यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें। एक इंग्लिश का फॉर्म होता है, एक उर्दू का। जिसको उर्दू समझ आती है वो उर्दू में सिग्नेचर करता है, जिसको इंग्लिश वाला आता है तो वो उसे हम इंग्लिश वाला फॉर्म दे देते हैं। नीचे डेट लिखनी है। फिर आपने जो डॉक्टर ले रहा है कंसेंट, वो अपनी स्टैंप लगाएगा, अपने साइन करके अपने नीचे डेट लिखेगा। लॉ कंट्रोलिंग ड्रग में क्या होता है, पर्पज ऑफ द ड्रग, क्वालिटी हो गया, सेफर हो गया, जो टाइप्स हो गए, एगोनिस्ट होंगे, वो सारी की सारी।
मतलब ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ है ना वो देखेंगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना। सिविल या मिस यूज हम ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कस करें। ड्रग एक्ट 1976 होता है, ठीक है, इसके 6 पॉइंट्स आपने देख लेने हैं, ठीक है। तो ड्रग एक्ट के अंदर वो बेसिकली सेक्शन 7 होता है, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 टू 22 हो गया और सेक्शन 43 हो गया। बस नाम याद कर लेना थोड़ी थोड़ी। डेंजरस ड्रग एक्ट जो होता है ना वो 1930 के अंदर दिया गया था। बस यही काफ़ी है, बाकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस इसके ऊपर हो जाती है, और बाकी सिंपल एक दफ़ा रीड कर लेना। मे भी कोई पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन पूछते नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट लॉ रिलेटिंग टू बैन। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे आता था मैंने। बाकी कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्लेयर। सॉरी फॉर दैट वीडियो बहुत लंबी मनी। अल्लाह हाफिज़।